कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सख्त रूटीन से होती है। हर शाम वही ट्रेन, वही समय और दो अजनबी। लियो ने तो मन ही मन उसे एक नाम भी दे दिया था, मिनुएट। मिनुएट असल में एक बहुत ही धीमा और ग्रेसफुल सा डांस या संगीत होता है। और वो महिला, लियो के लिए वो रोजन डस्ट यानी वायलिन के तारों पर लगने वाले पाउडर में लिपटी हुई किसी पहेली से कम नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि लियो का ये आकर्षण बिल्कुल एक तरफा है। उसने कभी उससे बात तक नहीं की है। फिर भी क्योंकि वो खुद एक साउंड इंजीनियर है, वो पूरी दुनिया को संगीत के नजरिए से ही देखता है। बिना एक भी शब्द कहे, सिर्फ इस तरह के संवेदी विवरणों से कहानी में गहरी दिलचस्पी पैदा हो जाती है। यहीं से शुरू होती है खामोशी की एक सिम्फनी, जहां दोनों का दुख कहीं ना कहीं समानांतर चल रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही मार्मिक कॉन्ट्रास्ट सामने आता है, जो इन दोनों किरदारों को गहराई से जोड़ता है। एक तरफ लियो है, पेशे से एक साउंड इंजीनियर, लेकिन अपनी मां के निधन के बाद उसने शोर से, आवाज़ों से जैसे अपना नाता ही तोड़ लिया है। और दूसरी तरफ मीरा है, एक संगीतकार जिसने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी ही धुनें सुनना बंद कर दिया है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसका काम ही आवाज़ों से जुड़ा है और दूसरा जिसका पूरा जीवन ही धुनों से बना है, दोनों ही किसी अपने को खोने के बाद बिल्कुल खामोश हो गए हैं। उनकी जीवन में ध्वनि की ये जो गहरी अनुपस्थिति है ना, वही अब उनकी पहचान बन चुकी है। और फिर आता है वो हाथ से लिखा हुआ सोनाटा, जो इस पूरी कहानी में एक उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट का काम करता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इतने लंबे समय से चली आ रही इस गहरी खामोशी में अचानक कोई खलल पड़ता है तो क्या होता है? दुख और एकांत का जो ये मजबूत चक्र बन चुका है, उसे आखिरकार कैसे तोड़ा जा सकता है? जाहिर है, जब भावनाएं इतने गहरे तक दब जाएं, तो उस चुप्पी को भेदने के लिए कुछ बहुत ही खास चाहिए होता है। और वो खास चीज आती है एक बहुत ही आम से मंगलवार को। होता कुछ यूं है कि वो महिला ट्रेन की सीट पर अपना शीट म्यूजिक भूल जाती है, एक हाथ से लिखा हुआ सोनाटा। अब तक जो चीज सिर्फ ख्यालों और छुप छुप कर देखने तक सीमित थी, उसने अचानक एक भौतिक रूप ले लिया था। कागज का ये पन्ना, जो शायद जानबूझकर या अनजाने में छूट गया है, असल में एक बहुत बड़ा निमंत्रण है। ये उस खामोशी की मजबूत दीवार में पड़ने वाली पहली दरार है। उस पन्ने के ऊपर पेंसिल से घसीट कर जो लिखा था ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उस पे लिखा था, जिस किसी को भी ये मिले, इसे बजाना, सिर्फ सुनना मत। ये सिर्फ एक साधारण सा निर्देश नहीं है, ये एक पुकार है। ये मांग करती है कि संगीत को सिर्फ पैसिव होकर खामोशी से न सुना जाए, बल्कि उसमें पूरी तरह से शामिल हुआ जाए। ये एक तरह से जीवन का भी फलसफा है कि इसे सिर्फ काटना नहीं है, बल्कि जीना है, महसूस करना है। यहीं से शुरू होता है खामोशियों का लेन देन, जो इस कहानी को उसके क्रिसेंडो यानी चरम की ओर ले जाता है। अगर इस पूरे सफर की टाइमलाइन को देखें तो ये कितनी तेजी से और कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ता है। मंगलवार को वो शीट म्यूजिक सीट पे छूटता है। उसी रात लियो पूरे 2 साल में पहली बार अपने पुराने चेलों को छूता है और वो धुन बजाता है। हो सकता है वो धुन बिल्कुल परफेक्ट ना रही हो, लेकिन वो पूरी तरह से सच्ची थी, ईमानदार थी। अगली ही शाम जब लियो वो संगीत वापस करता है, तो उनके बीच एक असली जुड़ाव बनता है। और सिर्फ 3 महीने बाद एक बहुत ही अनोखा प्रपोजल। ये दिखाता है कि कैसे सालों का ठहराव अचानक एक खूबसूरत गति ले लेता है, जब दो लोग एक दूसरे के दर्द को समझने लगते हैं। ट्रेन का वो सीन सच में बहुत खास है। जब लियो वो पन्ना वापस करते हुए कहता है, तुम ये भूल गई थी, तो मीरा उसे देखकर जो सच बोलती है वो रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहती है, तो मैं इसे भूली नहीं थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए छोड़ा था। मतलब वो भी इतने वक्त से लियो को उतनी ही गहराई से नोटिस कर रही थी। और फिर टिमटिमाती रोशनी और खिड़की के बाहर दौड़ते शहर के बीच वे दोनों साथ बैठते हैं। अब तक जो खामोशियां वो अकेले ढो रहे थे, अब वे उन खामोशियों को रहस्यों की तरह एक दूसरे से बांट रहे थे। अब वो चुप्पी कोई खालीपन नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत बातचीत थी। और इस तरह हम पहुंचते हैं द फाइनल नोट पर, एक ऐसा रेजोल्यूशन जो बिल्कुल कच्चा और अनपॉलिश्ड है, लेकिन एकदम सच्चा है। अब ये कोई आम रोमांटिक कहानी तो है नहीं कि कोई घुटनों पर बैठकर हीरे की अंगूठी दे दे। लियो का शादी का प्रस्ताव बिल्कुल अलग है। वो एक रिकॉर्डिंग के जरिए प्रपोज करता है, एक ऐसा ट्रैक जो उन्होंने मिलकर बनाया था, जिसमें चेलो और वायलिन की आवाज़ थी, जो बिल्कुल रॉ और बिना किसी बनावट की थी। उस रिकॉर्डिंग पर एक लेबल लगा था, ट्रैक 1 द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट, यानी बाकी बची जिंदगी का पहला दिन। और सबसे प्यारी बात पता है क्या है? गाना खत्म होने से पहले ही मीरा की तरफ से हाँ आ जाती है। यह साबित करता है कि सच्चा प्यार किसी परफेक्शन का मोहताज नहीं होता।
अगर इस पूरी कहानी से प्यार का असली मतलब निकालें तो वो क्या है? क्या ये कोई बहुत बड़े-बड़े वादे या एकदम परफेक्ट टाइमिंग के बारे में है? बिल्कुल नहीं। ये बस किसी ऐसे इंसान के बारे में है जो आपके पीछे छूटे हुए सुरों को खोज ले, और जब कोई इंसान अपनी जिंदगी का गीत भूल चुका हो तो वो उन सुरों को वापस उसके लिए बजाए। ये आपसी सहानुभूति और एक दूसरे को फिर से समेटने का सबसे खूबसूरत रूप है। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल दिमाग में आता है। किसी भूले हुए गीत के सुर आखिर किसके पास होते हैं? ये सवाल हमें स्मृति, दुख और उन अप्रत्याशित रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है जो हमारी जिंदगी में फिर से संगीत भर सकते हैं। शायद आसपास ही कोई ऐसा अजनबी हो जो हमारे खामोश गीत को दोबारा आवाज दे सके। जरूरत है तो बस उस एक नोट को छोड़कर यह कहने की कि इसे बजाना, सिर्फ सुनना मत। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये कहानी और इसके सुर लंबे समय तक जहन में गूंजते रहेंगे।